एक डेडली वायरस का इलाज ढूंढते ढूंढते एक साइंटिस्ट ने ऐसी खतरनाक बारिश बना दी जिसमें भीगते ही लोग दर्द से चीखते हुए मरने लगे और कुछ ही दिनों में एक के बाद एक आधी दुनिया नक्शे से गायब होने लगी। इसी बारिश से बचने के लिए एक टीम जल्दी जल्दी एक मेंशन के अंदर जाती है जहां के लोग उन्हें रहने को रूम, साफ पानी और खाना देते हैं। पर कुछ दिनों बाद जब मार्टिन नीचे बेसमेंट में जाता है तब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि अंदर फ्रीजर में एक मरे हुए इंसान की डेड बॉडी टंगी हुई थी, जैसे कोई जानवर काटा गया हो। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर मैं इस कहानी का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। अगर आप में से किसी ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा। अब ये नजारा देखकर मार्टिन गुस्से और डर के साथ ऊपर की ओर जाता है जहां सेरेमोनी हो रही थी। वहां ऊपर सेरेमोनी का आखिरी खेल शुरू हो रहा था। सभी के सामने एक एक एनवलोप रखा गया। शुरुआत में सिमोन और बाकी लोग कुछ समझ नहीं पाए कि इसमें क्या हो रहा है। तभी एलेक्स बताता है कि अब जिनके एनवेलोप में फ्लावर निकलेगा उन्हें अपनी बॉडी दूसरों को खाने के लिए सैक्रिफाइस करनी होगी। यानी अब सबको ये सच्चाई पता चलती है कि इतने दिनों से जो भी मीट वो लोग खा रहे थे वो इंसान का था और हर महीने इस सेरेमोनी में जिसको भी फ्लावर मिलता वो खुशी खुशी खुद को सबके लिए कुर्बान कर देता था। ये सुनते ही सिमोन और उसके साथी डर से कांप उठे। कुछ तो घबराहट में उल्टियां करने लगे। उन्होंने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की मगर एलेक्स के लोगों ने सबको पकड़ लिया। किसी को भी सेरेमोनी खत्म होने से पहले जाने की इजाजत नहीं थी। डरते हुए सिमोन और रेशमस ने अपने एनवेल्प खोले। दोनों खाली थे, यानी वो सेफ थे। लेकिन तभी पता चलता है कि फ्लावर लिया के पास निकला था। अब उसकी बारी थी खुद को सैक्रिफाइस करने की। लिया डर से रोने लगती है, लेकिन तभी नीचे से मार्टिन आ जाता है। आते ही वो एलेक्स के मुंह पर जोर से मुक्का मारता है। तभी पीछे से हेडी आकर मार्टिन को गन पॉइंट पर रोक लेता है। एलेक्स बताता है कि उसके पास ये सब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो कहता है कि यहाँ रहने वाले सब लोग इस सिस्टम को जानते हैं और क्योंकि किसी का भी नंबर कभी भी आ सकता है इसलिए सबका बिहेवियर हमेशा अच्छा रहता है। तभी कैरन आगे बढ़ती है और लिया के हाथ से वो फ्लावर खुद ले लेती है। दरअसल अब कैरन लिया को अपनी बेटी की तरह देखने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि उसे लिया को खाना पड़े, इसलिए इस बार वो खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला करती है। लिया उसकी बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ती है, लेकिन कैरन उसे वहां से जाने को कह देती है। तब मार्टिन अपने साथियों के साथ वहां से निकलने लगता है। जाते जाते सिमोन हेडी से अपने पिता फ्रेडरिक के बारे में पूछती है। तब हेडी एक शॉकिंग बात बताता है कि वो खुद फ्रेडरिक का असिस्टेंट था और दुनिया को बर्बाद करने में उसका भी हाथ था। ये सुनकर सिमोन बाकी सबके साथ वहां से निकल जाती है। उनके जाने के बाद एलेक्स हेडी को भी अपने ग्रुप से निकाल देता है। उसके मुताबिक वो ऐसे इंसान को अपने साथ नहीं रख सकता था जिसने इस वायरस को फैलाने में हाथ बटाया हो। उधर मार्टिन और बाकी सब जंगल में बैठकर सोच रहे थे कि अब आगे किस रास्ते से बढ़ा जाए। तभी अचानक से हेडी गुस्से में वहां पहुंच जाता है। वो कहता है कि उसने वो सिरिंज रेशमस को किसी खास वजह से लगानी चाहिए थी। किसी को समझ नहीं आता कि उसका मतलब क्या है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता हेडी खुद ही वो सिरिंज अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। उस सिरिंज में वही डेडली रेन वायरस था जिससे वो तुरंत इन्फेक्टेड हो जाता है। मार्टिन बिना देर किए उसे गोली मार देता है ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैले। लेकिन अब सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर फ्रेडरिक की कंपनी ने इस वायरस को इतनी बड़ी मात्रा में बनाया ही क्यों था। रात होने पर सब पास के एक पुराने शेड में जाकर रुकते हैं। मार्टिन मैप देखकर बताता है कि क्वारंटीन वॉल जो शहर को बाहरी दुनिया से अलग करती थी वहां तक पहुंचने में अभी थोड़ा और समय लगेगा। वो सुझाव देता है कि पास के बंकर से थोड़ा खाना और सामान उठा लेना चाहिए। सिमोन भी इस बात से सहमत हो जाती है, लेकिन रेशमस उन्हें रोकता है। वो कहता है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा और वो चाहता है कि बाकी लोग अकेले ही जाएं। साथ ही वो जानबूझकर बिएट्रीज को अपने पास रोक लेता है ताकि कोई उसका ध्यान रख सके। इस तरह मार्टिन, पैट्रिक और सिमोन पास वाले बंकर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में मार्टिन बस सिमोन से बात करता रहता है जिससे पैट्रिक को काफी बुरा लगता है। आखिर वो 6 साल से साथ थे, लेकिन अब चीजें बदल चुकी थीं। सिमोन के आने के बाद से मार्टिन का ज्यादातर समय अब उसके साथ बीतने लगा था। थोड़ी देर बाद तीनों बंकर तक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही साफ लग रहा था कि कुछ देर पहले तक वहां कोई मौजूद था जो अब वहां से जा चुका है। मार्टिन ने सभी को तुरंत खाने पीने का सामान इकट्ठा करने के लिए कहा, जबकि वो खुद आसपास की जगहों को चेक करने लगा। तभी उसे एक ड्रॉअर में कई कीच और ग्लासेस रखे मिले जिन्हें देखकर वो थोड़ा हैरान रह गया। उसी वक्त पैट्रिक को एक टैबलेट मिला और उसमें मौजूद डाटा देखकर तो उसकी हालत खराब हो गई। दरअसल उस टैबलेट में कई लोगों की वीडियोस थीं जिनमें कुछ डॉक्टर्स उन्हें पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ताकि वो इस वायरस का एंटीडोट बना सकें, और इन सबको वीडियो कॉल पर एक डॉक्टर गाइड कर रहा था। जब सिमोन ने उस डॉक्टर का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता फ्रेडरिक था।
ये देखकर सिमोन पूरी तरह टूट गई। तभी उसे एहसास हुआ कि ये बंकर दरअसल कुछ हंटर्स के थे जो इधर उधर भटकने वाले लोगों को पकड़कर फ्रेडरिक की कंपनी में भेज देते थे ताकि उन पर नए एंटीडोट्स का टेस्ट किया जा सके। पैट्रिक को ये सब जानकर बहुत गुस्सा आ गया और वो फ्रेडरिक को लेकर उल्टा सीधा बोलने लगा। मार्टिन ने बीच में आकर उसे शांत करवाया और कहा कि उन्हें फौरन यहाँ से निकलना होगा। अगर ज्यादा देर हुई तो वो खुद भी टेस्ट सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। सब जल्दी से सामान समेटकर बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी अचानक बाहर बारिश शुरू हो गई और मजबूरी में उन्हें फिर से बंकर के अंदर लौटना पड़ा। हालांकि वो जानते थे कि बारिश के दौरान हंटर्स भी अपने बंकर से बाहर नहीं निकलते, इसलिए अभी वो लोग कुछ देर के लिए सुरक्षित थे। मगर सिमोन का मूड अब भी बहुत खराब था। वो बारिश से दूर बंकर के गेट के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद पैट्रिक शराब की बोतल लेकर वहां आया। वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था और बोला कि इस टीम में किसी को भी उसकी परवाह नहीं है। इतना कहकर वो बारिश की तरफ बढ़ने लगा। सिमोन ने उसे रोका और समझाया कि टीम में उसकी जरूरत है, लेकिन सिमोन के साथ मार्टिन की नजदीकी देखकर पैट्रिक के अंदर जलन भरी थी। गुस्से में आकर उसने सिमोन को धक्का देकर बारिश के पानी में फेंक दिया। ये देखकर मार्टिन और लिया दोनों बाहर दौड़ कर आए। जब मार्टिन ने सिमोन को बारिश में भीगते देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो जानता था कि अब सिमोन इन्फेक्टेड हो जाएगी। पैट्रिक लगातार चिल्ला रहा था कि मार्टिन को सिमोन को गोली मार देनी चाहिए, लेकिन मार्टिन ऐसा नहीं कर पाया। वो सिमोन को पसंद करने लगा था और उसे शूट नहीं कर सका। इसी बीच लिया खुद भी सिमोन के पास चली गई और वो भी पानी में भीग गई। कोई भी नहीं चाहता था कि वो इस तरह मरे। पैट्रिक की नफरत अब हद पार कर चुकी थी। उसने मार्टिन से कहा कि अब सिमोन के साथ साथ लिया को भी खत्म कर देना चाहिए। मार्टिन ने गुस्से में पैट्रिक को धक्का देकर साइड में किया और लिया के साथ सिमोन को उठाकर बंकर के अंदर क्वारंटाइन एरिया में ले गया। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब दुनिया अब भी नॉर्मल थी और पैट्रिक अपनी जॉब किया करता था, लेकिन वो किसी भी काम में अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई थी। और पैट्रिक के घर वाले उससे इतने परेशान हो चुके थे कि उसके डैड ने उसे एक कार गिफ्ट की और कहा कि वो इसे लेकर दुनिया घूमने निकल जाए और दोबारा घर में कभी कदम ना रखे। ये सुनकर पैट्रिक अंदर से पूरी तरह टूट गया था। कुछ दिनों बाद वो अपनी कार में बैठकर बीच के पास पहुंचा। वहां वो अकेला बैठा गांजा पी रहा था और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। उसी दौरान इन्फेक्शन वाली बारिश शुरू हो गई, जिससे वहां मौजूद सारे लोग दर्दनाक मौत मारे गए, पर पैट्रिक बच गया। शायद किस्मत को अभी उससे कुछ और काम लेना था। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात मार्टिन से हुई। मार्टिन से बातें करके पैट्रिक को काफी अच्छा लगा। उसे लगा जैसे आखिरकार कोई उसे समझने वाला मिल गया हो। तभी से पैट्रिक पिछले 6 सालों से मार्टिन के साथ था और मार्टिन भी उसकी बातें ध्यान से सुना करता था। लेकिन ये सब तब तक था जब तक उनकी टीम में सिमोन नहीं आई थी। अब प्रेजेंट टाइम में लिया और सिमोन एक आइसोलेटेड रूम में बैठे काफी परेशान थे। दोनों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। बाहर मार्टिन भी काफी बेचैन नजर आ रहा था। वही सिमोन को रेशमस की बहुत चिंता थी, लेकिन रेशमस तो एकदम मजे में था। असल में रेशमस ने जानबूझकर अपनी तबीयत खराब होने का नाटक किया था ताकि बियट्रिस को अपने पास रोक सके, क्योंकि उसे बियट्रिस बहुत पसंद थी। अब बियट्रिस उसके साथ थी और दोनों बातें करते हुए एक दूसरे के काफी करीब आ गए। बातों बातों में माहौल रोमांटिक हो गया और दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी अचानक छत से एक बारिश की बूंद बियट्रिस के चेहरे पर गिर गई। ये देखकर बियट्रिस और रेशमस दोनों डर गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लेकिन बियट्रिस के लिए उसका प्यार इतना गहरा था कि उसने फैसला किया कि अगर बियट्रिस मरेगी तो वो भी उसके साथ मरेगा। इसलिए उसने उसके साथ आखिरी वक्त साथ बिताने का फैसला किया। कई घंटे बीत गए, लेकिन दोनों में से किसी को कुछ नहीं हुआ। तब उन्हें लगा कि अब बारिश में इन्फेक्शन नहीं है। ये सोचकर दोनों आराम से वहीं सो गए। अगली सुबह रेशमस की आंख खुली तो उसने देखा कि एक डॉग बियट्रिस के चेहरे को चाट रहा था। वो हड़बड़ा गया और तुरंत डॉग को भगाया, लेकिन जब उसकी नजर बियट्रिस पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। बियट्रिस अब जिंदा नहीं थी। इन्फेक्शन ने उसे अपना शिकार बना लिया था। रेशमस बुरी तरह टूट गया और बियट्रिस को अपनी बाहों में लेकर रोने लगा। उधर सिमोन और लिया को एहसास हुआ कि उन्हें बारिश के पानी से कुछ नहीं हुआ है। ये जानकर दोनों बहुत खुश हो गए। जब मार्टिन को ये बात पता चली तो उसने खुद बारिश में जाकर देखा, उसे भी कुछ नहीं हुआ। वो खुशी से लिया और सिमोन के साथ बारिश में झूमने लगा। लेकिन अब उसे पता चल गया था कि पैट्रिक ने जानबूझकर सिमोन को मारने की कोशिश की थी। ये जानकर मार्टिन गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने पैट्रिक को टीम से निकाल दिया। सिमोन को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पैट्रिक बिना कुछ बोले अपना सामान उठाकर वहां से चला गया। वो उस जगह पहुंचा जहां उनकी बाकी टीम रुकी हुई थी। वहां रेशमस बियट्रिस की लाइफलेस बॉडी को अपनी गोद में लेकर रो रहा था। बियट्रिस को मरा देखकर पैट्रिक के होश उड़ गए। जब रेशमस बियट्रिस की बॉडी को उठाकर पैट्रिक के पास आने लगा तो पैट्रिक घबरा गया और भाग गया। वो गिरता पड़ता किसी दूसरी दिशा में निकल गया।
रेशमस अब बिएट्रिस की बॉडी को लेकर बंकर की तरफ जा रहा था। उसका इरादा था कि सिमोन की मदद से पता लगाए कि बिएट्रिस की मौत का असली कारण क्या था। वहीं दूसरी तरफ सिमोन, मार्टिन और लिया राशन का सामान अपने बैग में रख रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से रेशमस की आवाज सुनाई दी। वे तुरंत बाहर भागे और सामने बिएट्रिस की इन्फेक्टेड डेड बॉडी देखकर सबके होश उड़ गए। सिमोन को अब सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं रेशमस भी इन्फेक्टेड ना हो गया हो, इसलिए उसने उसे आइसोलेटेड रूम में ले जाकर खुद एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लिया। उसने रेशमस को कहा कि वो बिएट्रिस से दूर रहे ताकि इन्फेक्शन और ना फैले, लेकिन रेशमस उसकी बात नहीं मानता और बिएट्रिस के पास ही बैठा रहता है। ये देखकर सिमोन भी दुखी हो जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसका मतलब आपको कहानी पसंद आ रही है, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अब जब रेशमस के पास कोई नहीं था और वो काफी देर तक रो चुका था, तब उसे ये बात समझ आई कि सुबह बिएट्रिस के पास जो डॉग था उसी की वजह से बिएट्रिस इन्फेक्टेड हुई थी, पर असली वजह तो कुछ और थी जो आपको वीडियो में आगे पता चलेगी। ये सोचकर वो और भी ज्यादा टूट गया और उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। इसलिए वो एक वॉकी टोकी लेकर बंकर से थोड़ी दूरी पर चला गया, लेकिन तभी अचानक उसके वॉकी टोकी पर किसी की आवाज आने लगी। दूसरी तरफ से फ्रेडरिक की कंपनी में काम करने वाला एक हंटर बोल रहा था। उसे बात करते हुए रेशमस को पता चलता है कि उन हंटर्स ने पैट्रिक को पकड़ लिया है और अब वे बाकी सबको भी ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें कंपनी में भेजकर टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाया जा सके। रेशमस उन्हें बताता है कि वो इस वक्त अकेला है। उधर हंटर पैट्रिक से उसके बाकी साथियों की लोकेशन पूछता है। शुरू में पैट्रिक कुछ नहीं बताता, लेकिन जब हंटर उसका एक दांत तोड़ देता है तो वो मजबूरी में बता देता है कि बाकी सब लोग एक बंकर में हैं। असल में ये हंटर्स भी ये सब करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने शुरुआत में कंपनी ज्वाइन की थी तब उन्हें भी एक ड्रिंक दी गई थी जिसमें माइक्रोस्कोपिक चिप मिली हुई थी। ये चिप शरीर में जाते ही परमानेंट हो जाती थी और अगर कोई हंटर कंपनी को धोखा देने की कोशिश करता तो चिप उसके शरीर में ब्लास्ट हो जाती। इस ब्लास्ट से चिप में मौजूद रेन वायरस शरीर में फैलकर उनकी मौत का कारण बनता था। इसी वजह से ये हंटर्स मजबूरी में कंपनी के आदेशों का पालन करते थे। पैट्रिक के हिसाब से अब तक रेशमस को बिएट्रिस की वजह से इन्फेक्टेड हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अब भी जिंदा था। पैट्रिक ये बात हंटर को बताता है और जब हंटर को पता चलता है कि रेशमस वायरस से इम्यून हो सकता है तो वो उसे पकड़ने के लिए अपनी टीम लेकर उसी डायरेक्शन में निकल जाता है। उधर सिमोन और बाकी सभी को भी ये पता चल गया था कि रेशमस बंकर छोड़कर चला गया है। ये सुनकर सिमोन बुरी तरह परेशान हो गई। वो तुरंत ड्रोन की मदद से आसपास के एरिया को स्कैन करती है और तभी उसे 4 लोगों का ग्रुप दिखाई देता है जो किसी एक व्यक्ति को घेर रहा था। ध्यान से देखने पर सिमोन को समझ आ गया कि वो व्यक्ति रेशमस ही है और उसे वहां 4 हंटर्स ने पकड़ लिया है। हालांकि सिमोन ये जानती थी कि वे लोग रेशमस को जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि कंपनी के लिए वो अब बहुत वैल्यूएबल हो चुका था। इसलिए वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाती और सबसे पहले मार्टिन और लिया के पास जाती है ताकि उन्हें सब कुछ बता सके। वो चाहती थी कि वो मिलकर एक सही प्लान बनाएं और कोऑर्डिनेटेड तरीके से हंटर्स पर हमला करें। उसी दौरान मार्टिन और लिया ने बिएट्रिस की डेड बॉडी को दफना दिया था। सिमोन ने उन्हें रेशमस के बारे में बताया। अब क्योंकि मार्टिन किसी भी हाल में अपनी टीम का कोई भी सदस्य खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने रेशमस को बचाने का फैसला किया। अगले दिन उसने एक प्लान बनाया और हंटर की टीम के एक आदमी को पकड़ लिया। फिर उस हंटर की वॉकी टोकी का इस्तेमाल करके उसने बाकी हंटर से कांटेक्ट किया और एक डील रखी कि वे एक तय जगह पर मिलेंगे जहां वे हंटर के साथी के बदले रेशमस को वापस ले लेंगे। वे अपनी टीम लेकर तय लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि हंटर का असली मकसद मार्टिन, सिमोन और लिया को भी पकड़ लेना था ताकि सभी को कंपनी में टेस्ट सब्जेक्ट्स के तौर पर भेजा जा सके। मगर जब सिमोन उनके सामने आई तो उसके हाथ में इन्फेक्शन वाली सिरिंज थी जो उसने हंटर के साथी की गर्दन के पास रखी हुई थी। इसका मतलब साफ था, अगर उन्होंने कोई चाल चली तो वो उसी वक्त उसके साथी को इंजेक्ट कर देगी। इस धमकी की वजह से हंटर्स को कुछ भी उल्टा करने की हिम्मत नहीं हुई और उन्हें एक्सचेंज सामान्य तरीके से ही करना पड़ा। लेकिन रेशमस मानसिक रूप से बहुत टूट चुका था। जब सिमोन उसे शांत कर रही थी और समझाने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक रेशमस ने वो सिरिंज खुद के शरीर में इंजेक्ट कर ली। ये देखकर सभी के होश उड़ गए और रेशमस जमीन पर गिर गया। सबको लगा अब वो मारा जाएगा, मगर अगले ही पल वो उठ खड़ा हुआ। इससे सभी को समझ आ गया कि सच में रेशमस इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हो सकता, यानी वो वायरस के प्रति पूरी तरह इम्यून है। ये देखकर हंटर को भी राहत मिली और उसने सिमोन को अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर रेशमस के खून का इस्तेमाल किया जाए तो इस वायरस का एंटीडोट तैयार किया जा सकता है। यही वजह थी कि सिमोन ने भी फैसला किया कि अब उन्हें रेशमस को लेकर उसी कंपनी में जाना चाहिए ताकि उसकी इम्यूनिटी से दुनिया को बचाया जा सके। अब तक मार्टिन का गुस्सा भी पैट्रिक के लिए खत्म हो चुका था। उसने पैट्रिक को माफ कर दिया और उसे दोबारा अपनी टीम में शामिल कर लिया।
इसके बाद सभी लोग कंपनी की तरफ निकल पड़े। रास्ते में जब वे रुकते हैं तो वो हंटर आगे आता है और रेशमस के माथे को चूमता है। उसके लिए रेशमस एक उम्मीद था। इसके बाद हंटर अपनी गाड़ी लेकर रेशमस और बाकी सभी को लेकर कंपनी की ओर बढ़ता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हंटर का वो साथी वायरस से इन्फेक्टेड होकर मर गया। इससे एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। रेशमस के शरीर और वेंस में कुछ ऐसा मौजूद था जिससे जो भी व्यक्ति उसके साथ किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट करता वो इन्फेक्टेड हो जाता और मर जाता। इसका मतलब ये था कि बिएट्रिस की मौत डोग की वजह से नहीं बल्कि खुद रेशमस की वजह से हुई थी, लेकिन अभी किसी को इस बात की जानकारी नहीं। थोड़ी देर बाद वे कंपनी के मुख्य बेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही हंटर सिर्फ रेशमस और सिमोन को बिल्डिंग के अंदर जाने की अनुमति देता है, जबकि मार्टिन, पैट्रिक और लिया को पास के एक बंकर में भेज दिया जाता है। जब वे लोग उस बंकर में पहुंचते हैं तो लिया को वहां जोन की जैकेट दिखाई देती है, वही उनका पुराना साथी जिसे पिछले पार्ट में हंटर्स ने पकड़ लिया था। अब पता चला कि जोन अभी तक जिंदा है, लेकिन कमजोर हालत में उसी बंकर में कैद है। अभी के लिए उन्हें वहां अच्छी खाने पीने की चीजें दी जाती हैं और एक वेलकम ड्रिंक भी लाई जाती है। पहले तो किसी को उस ड्रिंक पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वहां काम करने वाली एक वर्कर खुद उसे पीती है। जब उसे कुछ नहीं होता तो बाकी सब भी धीरे धीरे उस ड्रिंक को पी लेते हैं। वही रेशमस और सिमोन जैसे ही कंपनी के अंदर पहुंचते हैं, उनके सामने एक शख्स आता है जिसे देखकर सिमोन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि खुद फ्रेडरिक था। उसे देखकर सिमोन के मन में सैकड़ों सवाल उठने लगते हैं। फ्रेडरिक भी सिमोन को देखकर बेहद खुश था। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक रेशमस जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ ही सेकंड में मेडिकल टीम वहां पहुंचती है और उसे स्ट्रेचर पर उठाकर मेडिकल रूम की ओर ले जाती है। अब सिमोन के दिमाग में तूफान मचा हुआ था, लेकिन फ्रेडरिक फिलहाल कुछ भी बताने से बचता है। वो बस इतना कहकर रेशमस के पास चला जाता है कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटता है तो सबसे पहले सिमोन को थैंक यू कहता है, क्योंकि उसने इतने सालों से रेशमस का उसके माँ की तरह ख्याल रखा था। लेकिन अब सिमोन जानना चाहती थी कि इतने टाइम तक उसने उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। फ्रेडरिक बताना तो चाहता था, पर वहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे, इसलिए वो उसे चुपचाप बिल्डिंग से बाहर ले जाता है और धीरे से कहता है कि तुम्हें रेशमस को यहाँ से तुरंत लेकर जाना होगा। असल में फ्रेडरिक ही वो शख्स था जिसने गलती से रेशमस को वायरस से इफेक्ट कर दिया था। उसने किसी तरह उसे ठीक तो कर दिया, लेकिन रेशमस के शरीर में जो एंटीबॉडीज बनी थी वो उसके बोन मैरो की वजह से थी, और अगर किसी ने वो बोन मैरो निकालने की कोशिश की तो रेशमस की मौत तय थी। इसीलिए 6 साल पहले बंकर से जाने के बाद फ्रेडरिक कभी वापस उनके पास नहीं आया। कंपनी के बॉस ने जबरदस्ती उसे बंकर भेजा था ताकि वो देख सके कि रेशमस जिंदा है या नहीं, लेकिन वहाँ उसने ऐसा दिखाया कि दोनों मर चुके हैं और बंकर का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया ताकि वो लोग किसी से कांटेक्ट ना कर सके। अब फ्रेडरिक फिर से सिमोन को वही सलाह देता है कि वो अपने भाई को लेकर भाग जाए, क्योंकि वो उसे मरते हुए नहीं देख सकता। इसी वजह से उसने आम लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए ताकि कोई और एंटीबॉडीज बना सके और रेशमस की जान बच सके, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। थोड़ी देर बाद वो रेशमस के पास पहुंचता है, लेकिन तभी वो डॉक्टर जो रेशमस का सलाइवा लेने की कोशिश कर रही थी अचानक खांसने लगती है और गिरकर मर जाती है। ये सब देखकर फ्रेडरिक पूरी तरह से घबरा जाता है। तभी वो खुद रेशमस का सलाइवा लेकर उसे टेस्ट करता है। टेस्ट रिपोर्ट देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो तुरंत डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर देता है और कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर वीडियो कॉल के जरिए अपने बॉस को सब कुछ बताता है। फ्रेडरिक उन्हें समझाता है कि रेशमस असल में वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, बल्कि उसका शरीर खुद एक ऐसा सोर्स बन चुका है जिससे हर तरफ वायरस फैल सकता है, यानी वो एक चलता फिरता वायरस बॉम्ब बन गया है और जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। लेकिन फ्रेडरिक के बॉस को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो किसी भी हालत में बस रेशमस का बोन मैरो चाहिए था। आखिर में फ्रेडरिक भी ये बात मान लेता है और रेशमस के रूम की ओर जाने लगता है, पर तब तक सिमोन वहीं पहुंच चुकी होती है और वो रेशमस को लेकर वहां से निकलने की जल्दी में होती है। सिमोन बाकी सबको भी इंफॉर्मेशन दे चुकी होती है, इसलिए वे भी बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। फ्रेडरिक सिमोन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिमोन उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है और बेसमेंट गेट की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर में बाकी सब भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी फ्रेडरिक भी वहां आ जाता है, जो किसी भी हाल में रेशमस को बाहर नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि अब रेशमस कंपनी के लिए बहुत जरूरी था। मार्टिन, सिमोन और बाकी सबकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेडरिक उसके छाती पर शूट कर देता है। इसके बाद वो रेशमस पर भी शूट करने वाला होता है। तभी सिमोन उसे जोर से धक्का देकर दूर कर देती है। बस उसी समय पैट्रिक भी वहां पहुंच जाता है और सब लोग मिलकर गाड़ी में बैठकर क्वारंटाइन वॉल की तरफ निकलते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता था। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें सामने कई हंटर्स दिखाई देते हैं। वे लोग दरअसल उनकी मदद करना चाहते थे। यही वजह थी कि वे उन्हें वॉल के पार नहीं जाने दे रहे थे।
हंटर्स को समझ आ गया था कि क्वारंटाइन जोन में रहने वालों को वेलकम ड्रिंक के बहाने चिप खिलाई जाती है और अगर वे लोग इस एरिया से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो चिप एक्टिव होकर उन्हें मार देगी। क्योंकि सिमोन और रेशमस ने वेलकम ड्रिंक नहीं पिया था, इसलिए मार्टिन उन्हें वहां से निकलने के लिए कहता है। लेकिन सिमोन मार्टिन को किस करने के बाद फैसला करती है कि वो अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उन्हीं के साथ क्वारंटाइन जोन में रहेगी क्योंकि वहां वे लोग सेफ रहेंगे। ये देखकर हंटर भी अपने लोगों को हुक्म देता है कि कोई भी उन पर फायर नहीं करेगा। उधर कंपनी का बॉस अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ बैठा होता है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि असल में उसी ने जानबूझकर वायरस वाली रेंज शुरू करवाई थी ताकि पूरी दुनिया में सिर्फ उसकी टेक कंपनी ही बची रहे। वो क्लाइंट से अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। आगे बॉस ये भी बताता है कि इस वायरस से वे ऐसे घातक वेपन्स बनाएंगे जिनसे बाकी दुनिया पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये सुनकर सभी क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिमोन और उसके साथियों का पीछा अपोलो कंपनी के कई हंटर्स कर रहे थे ताकि वे रेशमस को पकड़ सके। उस वक्त पैट्रिक गाड़ी चला रहा होता है और उसकी ड्राइविंग स्किल्स काफी शानदार थीं। वो तेजी से सामने आ रही बाधाओं से बचते हुए हंटर्स की गाड़ियों को क्रैश करवा देता है। किसी तरह वे काफी आगे निकल जाते हैं, लेकिन एक ब्रिज के पास अपोलो कंपनी के कई हंटर्स उन्हें घेर लेते हैं। सिमोन, रेशमस और बाकी सबको गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। तभी एक गाड़ी से सिमोन के पिता फ्रेडरिक वहां आते हैं। उसे देखकर सिमोन पूरी तरह शोक में पड़ जाती है। फ्रेडरिक सिमोन के पास आता है और उसे धीरे से एक एड्रेस पकड़ा देता है। वो सिमोन से कहता है कि रेशमस की जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे वहीं ले जाया जाए क्योंकि उस जगह याकूब नाम का एक साइंटिस्ट रहता था जो शायद रेशमस की कंडीशन को संभाल सकता था। फ्रेडरिक इसके बारे में और बताने ही वाला था कि अचानक पीछे से कीरा, जो एक हंटर थी, उसे गोली मार देती है। कीरा ने ये सब इसलिए किया क्योंकि कंपनी के बॉस ने उसे साफ आदेश दिए थे कि फ्रेडरिक को किसी भी हालत में हटाना है। बॉस को पता चल चुका था कि पिछली बार फ्रेडरिक ने ही ड्रामा करके सिमोन और उसके दोस्तों को लैब से भागने में मदद की। ये देखकर सिमोन और रेशमस के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतने साल बाद उन्हें अपने पिता को देखने का मौका मिला था और उसी पल कीरा ने उसके सामने ही फ्रेडरिक की जान ले ली। इस घटना से रेशमस का गुस्सा फट पड़ता है। उसका इमोशन इतना बढ़ जाता है कि अचानक उसके आसपास खड़े सोल्जर्स उस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड होकर वहीं मर जाते हैं। इधर मार्टिन मौका देखकर सभी का ध्यान भटकते ही एक हंटर की गन छीन लेता है और कुछ पर फायर करता है। फिर वो सबको लेकर एक व्हीकल में बैठता है और वहां से निकल भागता है। थोड़ी दूर जाकर वो सभी की सेफ्टी के लिए सबको कार से उतर जाने को कह देता है। इसके बाद वो अकेले ही सड़क पर तेज स्पीड से गाड़ी भगाता है और फिर चलते वाहन से कूद जाता है। गाड़ी आगे बिना ड्राइवर के दौड़ती रहती है, जिससे हंटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वे उस गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। इसी दौरान मार्टिन दोबारा सिमोन और बाकी साथियों के पास लौटकर उन्हें आगे ले जाने लगता है। यात्रा शुरू करने से पहले वे लोग पास के एक सप्लाई स्टेशन में सामान इकट्ठा करते हैं। इसी दौरान रेशमस खुद को शीशे में देखकर काफी परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हंटर्स उसके अंदर मौजूद वायरस से कैसे इन्फेक्टेड हो गए, जबकि वो इतने समय से सिमोन और बाकी लोगों के साथ ही था, पर उन पर वायरस का कोई असर नहीं पड़ा था। सिमोन उसके पास पहुंचकर बात करती है। बातचीत में उसे पता चलता है कि रेशमस खुद को इन डेथ्स का जिम्मेदार मान रहा है। उसे लगता है कि उसकी वजह से इतने लोग मारे गए और ऐसे में सिमोन और बाकी सबको भी उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि उसके अंदर मौजूद वायरस हर दिन और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। लेकिन सिमोन उसकी बात को मानने से इनकार कर देती है। लंबी बहस के बाद रेशमस ये मान लेता है कि वो अब ऐसी बातें नहीं करेगा। उधर कीरा और उसके साथी अपोलो कंपनी के बॉस के सामने जाकर पूरी घटना बताते हैं, लेकिन बॉस कुछ सोचकर मन ही मन में खुश हो रहा होता है। वो कीरा को तुरंत आदेश देता है कि रेशमस को जल्द से जल्द पकड़कर लाया जाए। इधर सिमोन एक कैंप में मार्टिन का इलाज करती है और फिर वे दोनों मैप देखकर याकूब के ठिकाने तक पहुंचने का रास्ता तय करते हैं। उन्हें पता चलता है कि अगर वे समंदर वाले रास्ते से जाएं तो उनका सफर थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसलिए सभी लोग वहीं से जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वे जितना जल्दी हो सके याकूब के पास पहुंच सके। उन्हें रास्ते में एक बोट भी आसानी से मिल गई। बोट की मदद से वे कुछ देर पानी के रास्ते सफर करके दूसरी तरफ किनारे पर उतरते हैं। वहां से सभी लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और एक दिन की लगातार वॉक के बाद वे एक सुंदर टाउन में पहुंचते हैं। उसी टाउन में उन्हें कुछ बेहद अजीब दिखने वाले पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ पूरी तरह काला था और उसकी छाल से काले रंग का चिपचिपा फ्लूइड टपक रहा था। रेशमस उसे देखकर उस पेड़ के बिल्कुल करीब चला जाता है और उसे ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है, लेकिन सिमोन उसे तुरंत पीछे आने को कहती है क्योंकि वो ट्री काफी असामान्य लग रहा था और हो सकता था कि वो फ्लूइड भी काफी खतरनाक हो। सिमोन की बात सुनकर रेशमस उसके पास लौट आता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें दो साइंटिस्ट दिखाई देते हैं जो स्पेशल
सूट्स पहनकर ऐसे ही ब्लैक ट्रीज के पास कुछ काम कर रहे थे। इतने सारे जिंदा लोगों को देखकर वे दोनों साइंटिस्ट तो घबरा जाते हैं। मार्टिन अपने लोगों को उनसे दूर रहने की सलाह देता है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि वे लोग सेफ हैं या नहीं। तभी उन साइंटिस्ट में से एक, जिसका नाम फाई था, खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए उन्हें बताने लगती है कि ये पेड़ भी खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके थे। इसकी वजह से उनके अंदर से जो काला फ्लूइड निकल रहा था वो बेहद डेंजरस था। बाकी लोग अभी पूरी तरह समझ नहीं पाते कि वो किस तरह खतरनाक है, इसीलिए फाई का साथी तुरंत एक झाड़ी के पास फ्लूइड को आग लगा देता है और अगले ही पल आसपास के इलाके में मौजूद फ्लूइड तेजी से भड़क उठता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लेमेबल था। इन्फेक्टेड पेड़ों को नष्ट करने का यही एक तरीका था। फाई ये समझा ही रही होती है कि उसी दौरान रेशमस जोर जोर से चिल्लाने लगता है जैसे उसे अंदर से कोई जला रहा हो। फाई घबराकर रेशमस को तुरंत उस ट्री से दूर हटने को कहती है। जैसे ही रेशमस पेड़ से दूर होता है वो अचानक नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर फाई के साथ साथ बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब फाई को यकीन हो जाता है कि रेशमस में जरूर कुछ अलग है। जब उसे पता चलता है कि रेशमस रेन वायरस से इन्फेक्टेड होकर भी नॉर्मल है और उसकी बॉडी से एंटीडोट बनाया जा सकता है, तो वो तुरंत सभी को अपने साथ लैब ले जाने का फैसला करती है। ये लैब बाहर से तो पूरी तरह किसी फैक्ट्री जैसी लग रही थी, लेकिन फैक्ट्री के नीचे एक बहुत एडवांस रिसर्च फैसिलिटी थी। फाई उन्हें लैब के अंदर अपने फाउंडर के पास लेकर जाती है और वो फाउंडर कोई और नहीं बल्कि याकूब था, वही व्यक्ति जिसके पास रेशमस को लाने की सलाह फ्रेडरिक ने सिमोन को दी थी। उन्हें याकूब तक पहुंचने में कुछ घंटों का नहीं बल्कि कई दिनों का समय लगा था। अब पूरी बात समझने के बाद याकूब भी रेशमस की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो खुद रेशमस के सैंपल्स लेने लगता है जबकि बाकी सभी लोग फैसिलिटी के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि रेशमस का इलाज पूरा होने तक उन्हें यहीं रुकना पड़ेगा। फैसिलिटी में सबसे पहले वे बाहर का सिक्योरिटी जोन देखते हैं। बहुत सारे सिग्नल ब्लोकर्स लगे हुए थे जिससे अपोलो कंपनी का कोई ड्रोन यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था और अगर ड्रोन आ भी जाए तो सिग्नल ब्लॉक होने की वजह से वो गिरकर नष्ट हो जाता था। इसके अलावा वहाँ सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स और इतनी फूड सप्लाई थी कि कोई भी इंसान जीवन भर यहाँ सरवाइव कर सकता था। ये सब देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। उसी समय फैसिलिटी का एक स्टाफ मेंबर उन्हें बताता है कि ये जगह पहले एक बड़ी रिसर्च फैसिलिटी थी जिसे 80 वर्कर्स के रहने के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन वायरस के फैलने के बाद अब केवल 12 लोग ही जिंदा बचे थे। दूसरी तरफ याकूब रेशमस पर एक्सपेरिमेंट्स में लगा हुआ था। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उसे पता चलता है कि रेशमस के बॉडी के हर सेल में वायरस मौजूद है। इसका मतलब ये था कि वायरस उसके पूरे नर्वस सिस्टम में फैला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद याकूब के मुताबिक वो रेशमस का इलाज कर सकता था। याकूब फिर फाई के पास जाता है और उसे बताता है कि रेशमस की बॉडी से वायरस को रिमूव करना आसान नहीं होगा। उन्हें ये काम जबरदस्ती करना पड़ेगा और इसके लिए काफी जोखिम भी उठाना होगा। ये सब सुनकर फाई अंदर ही अंदर काफी घबरा गई, इसलिए वो सीधे सिमोन के पास जाती है और पूरी बात साफ साफ समझाती है। सिमोन ये सुनकर पहले तो डर जाती है और प्रोसेस को कराने से मना कर देती है। तब फाई उसे समझाती है कि जब उस ट्री पर आग लगी थी तब रेशमस को भी महसूस हुआ था, तो इसका मतलब ये था कि आसपास मौजूद वायरस धीरे धीरे रेशमस की बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे। ऐसा उसकी बॉडी में मौजूद उस स्पेशल वायरस की वजह से हो रहा था और यही आगे चलकर उसकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता था। इसलिए बहुत सोचने के बाद वो याकूब को प्रोसीजर आगे बढ़ाने की परमिशन दे देती है। अब याकूब को रेशमस की बॉडी से स्पाइनल फ्लूइड निकालना था, इसलिए सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। सिमोन जाते जाते रेशमस को कहती है कि ये बस नॉर्मल रूटीन टेस्ट्स हैं और डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। याकूब अपने टीम मेंबर्स के साथ आइसोलेशन रूम में तैयारी शुरू कर देता है और रेशमस का स्पाइनल फ्लूइड निकालने लगता है। दर्द बढ़ने पर रेशमस तड़पकर स्ट्रेचर पर गिर जाता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, लेकिन याकूब फिर भी अपना काम जारी रखता है। तभी अचानक याकूब को महसूस होता है कि सिरिंज में स्पाइनल फ्लूइड नहीं बल्कि वही काली वायरस लेग सब्सटेंस जमा हो रही है। बस इसी पल रेशमस का शरीर अनकंट्रोल्ड हो जाता है और उसके अंदर से ब्लैक कलर का अजीब सा स्मोक निकलना शुरू हो जाता है। ये देख पास वाले आइसोलेशन रूम की एक लड़की चीखने लगती है। अगले कुछ सेकंड में वो स्मोक इतना टॉक्सिक साबित होता है कि याकूब और उसकी पूरी टीम वहीं गिरकर मर जाती है। थोड़ी देर बाद सिमोन कमरे में आती है और सामने का दृश्य देखकर हैरान रह जाती है। रेशमस बेहोश सा पड़ा हुआ था।
सिमोन बाहर से ही उसका नाम लेकर उसे उठाने की कोशिश करती है। रेशमस जैसे ही होश में आता है, आसपास का नजारा देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ आ चुका था कि कमरे में मौजूद सारे लोग उसी की वजह से मरे हैं, लेकिन सिमोन उसे पैनिक में देख झूठ बोलती है कि कमरे में एक असिस्टेंट से गलती से डेंजरस वायरस का सैंपल गिर गया था और वही लीक होकर सबको मार गया। वो ये बात इसलिए कहती है ताकि रेशमस खुद को रिस्पॉन्सिबल ना माने। कुछ ही देर में फैसिलिटी के सिस्टम को भी ये खतरा डिटेक्ट हो जाता है और पूरा एरिया क्वारंटाइन करके खुद को साफ करने लगता है। जैसे ही बाकी लोगों को याकूब और लैब एक्सपर्ट्स के मरने की खबर मिलती है, सभी गहरी परेशानियों में घिर जाते हैं। सबसे ज्यादा सदमे में फाई होती है, क्योंकि याकूब के पास जितना नॉलेज था उतना नॉलेज उसके पास नहीं था। वो समझ रही थी कि अब वो रेशमस का इलाज अकेले नहीं कर पाएगी। अभी के लिए वे लोग अपने सभी मरे हुए साथियों को दफनाते हैं। बाद में सिमोन फाई के पास जाकर उसे दिलासा देती है और मोटिवेट करती है कि उन्हें किसी भी हालत में एंटीडोट ढूंढने की कोशिश जारी रखनी होगी, क्योंकि अब बात सिर्फ रेशमस की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की जिंदगी की है। लेकिन फाई के पास रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी नॉलेज नहीं था, जिस वजह से वो लगातार परेशान थी। इसी दौरान सिमोन उसे अपने पिता के कंप्यूटर के बारे में बताती है, जिसके जरिए उसके पिता ने ये वायरस बनाया था। वो कंप्यूटर अभी भी उनके घर पर ही मौजूद हो सकता था, जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर था। ये सुनकर फाई को लगता है कि अगर वो कंप्यूटर मिल गया तो वो रिसर्च को आगे बढ़ा सकती है और शायद एंटीडोट बनाने का रास्ता निकल आए। अब ये बात जानकर सिमोन उसी वक्त वो कंप्यूटर लाने का फैसला करती है, लेकिन वो अपने पूरे ग्रुप को साथ ले जाने से मना कर देती है ताकि खतरा कम हो और कुछ लोग रेशमस का ध्यान रख सके। इसीलिए वो प्लान बनाती है कि अपने साथ सिर्फ मार्टिन को लेकर जाएगी। सिमोन जाने से पहले आखिरी बार रेशमस से मिलती है। वो उससे अपने पूरे प्लान के बारे में बात करती है और कहती है कि अपना ख्याल रखें। फिर बाहर से कमरे को लॉक कर देने के बाद वहाँ से चली जाती है। रेशमस के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि इस बार सिमोन उससे ज्यादा नजदीक नहीं आई थी। उसे लग रहा था कि शायद उसके अंदर मौजूद वायरस की वजह से सिमोन भी डर रही है और इसलिए दूरी मेंटेन कर रही है। वही मार्टिन पैट्रिक को बाकी टीम मेंबर्स का ध्यान रखने की रिस्पांसिबिलिटी देता है। पैट्रिक मान जाता है और काम शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह सुबह सिमोन और मार्टिन जरूरी सामान लेकर सिमोन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में मैप देखकर उन्हें एहसास होता है कि अगर वे रोड से जाएंगे तो कई दिन लग जाएंगे। इसीलिए वे जंगल के अंदर से जाने का फैसला लेते हैं। रास्ता खतरनाक था, पर वे ये खतरा उठाने के लिए तैयार थे। जंगल के रास्ते पर उन्हें फिलहाल कोई बड़ी बाधा नहीं मिलती। वे कुछ फेंसिंग पार्क करते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार एक पुराने टाउन में पहुंच जाते हैं। वहां मार्टिन को एक स्क्वायर कंटेनर्स में पानी दिख जाता है। वो जल्दी से बोतल निकालकर पानी भरने लगता है। तभी उसकी नजर पास में सूख रहे कपड़ों पर पड़ती है। ये संकेत था कि कोई यहाँ रहता है। मार्टिन अलर्ट हो जाता है और सिमोन की तरफ बढ़ता है, पर तब तक देर हो चुकी थी। सिमोन के पास पहले ही एक औरत आ चुकी थी और उसने सिमोन को गन पॉइंट पर ले लिया था, क्योंकि उसे शक हुआ था कि सिमोन कोई घुसपैठिया है जो उसको लूटने आया है। सिमोन और मार्टिन दोनों कैट को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे बस यहाँ से गुजर रहे थे और पानी देखकर रुके थे, लेकिन कैट को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता। इसी बीच कैट का हस्बैंड डेनिस आता है। डेनिस को कुछ हद तक मार्टिन और सिमोन की बातें सुनकर भरोसा हो जाता है। वो कैट से कहता है कि गन नीचे रख दे। कैट जैसे तैसे बात मान जाती है और फिर मार्टिन और सिमोन को अपने घर में रात बिताने के लिए इनवाइट कर देता है। सिमोन और मार्टिन थके हुए थे, इसलिए वे ये ऑफर स्वीकार कर लेते हैं। रात में कैट अच्छा खाना बनाती है। इतने दिनों के बाद अच्छा खाना देखकर सिमोन और मार्टिन दोनों को घर की याद आ जाती है। डेनिस उनकी बनाई हुई शराब भी देता है। दोनों थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं और रात के खाने में हल्की सी हंसी जाक भी हो जाती है। लेकिन डिनर के बीच कैट अचानक एक लड़के का जिक्र कर देती है जिसे अपोलो कंपनी ढूंढ रही थी, क्योंकि उसके डीएनए से एंटीडोट बनाए जाने की उम्मीद थी। कैट बताती है कि अपोलो के हंटर्स अक्सर यहाँ आते रहते हैं उसी लड़के की तलाश में। ये सुनकर सिमोन और मार्टिन का चेहरा बदल जाता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि कैट असल में रेशमस की बात कर रही थी, पर कैट और डेनिस को ये नहीं पता था कि वो लड़का असल में सिमोन का भाई रेशमस है। इसलिए दोनों तुरंत अपनी एक्सप्रेशंस बदलकर ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आधी रात हो जाती है। मार्टिन शराब के असर से जल्दी सो जाता है, लेकिन सिमोन की नींद हराम हो चुकी थी। कैट की बातों ने उसे बेहद बेचैन कर दिया था। उसे बार बार रेशमस की याद आने लगती है। इसके बाद जब सिमोन पानी लेने के लिए नीचे आती है तो उसे कैट और डेनिस के बीच चल रही बहसबाजी सुनाई देती है। कैट गुस्से में कह रही थी कि उन्हें इन दोनों को पकड़कर अपोलो के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि शायद वे दोनों कुछ छुपा रहे हैं। इससे उन्हें अच्छा इनाम मिल सकता था। ये सुनकर सिमोन के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि कैट और डेनिस को उनकी असली पहचान का शक हो चुका है, लेकिन डेनिस अभी भी इंसानियत दिखा रहा था। सिमोन ये सब सुनकर डर जाती है और तुरंत मार्टिन के पास पहुंचती है। वो उसे उठाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन शराब के नशे में मार्टिन गहरी नींद में था और उठ नहीं पा रहा था।
अब सिमोन और मार्टिन बुरी तरह फंस चुके थे। बाहर कैट किसी भी वक्त हमला कर सकती थी और अंदर मार्टिन बेहोश पड़ा था। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इस कहानी का पार्ट 3 चाहिए तो सिर्फ 300 कमेंट करवा दो। वेल, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।